No questions? How do we identify blocks? हाँ, तो ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि एनएलपी में कुछ टेक्निक है, सीबीटी में कुछ टेक्निक्स है। तो जैसे पहले तो अगर आपको खुद एनालाइज करना है, मतलब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो थेरेपिस्ट आपको क्वेश्चनर पूछेगा। इवन आप थेरेपिस्ट बनते हो तो आपको एक प्रॉपर क्वेश्चनर रहेगी, उससे आपको पता चलेंगे। लेकिन अगर आपको खुद एनालाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा पिछला एक आध महीना, फिर एक आध साल ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ जाके आपको लगता है कि कौन सी बात पे आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो, कौन सी बात से आपको बहुत ज्यादा दुख होता है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुश करती है। तो जहाँ पे आपको लगता है कि इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने उस मोमेंट पे रिएक्ट कर दिया, मतलब ऐसी कोई चीज जो मुझे दुख देती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो वहां पे कुछ तो ब्लॉक है। तो फिर वो जो ब्लॉक है तो वो कहाँ से आया है, मतलब समझो अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, अगर कोई मुझसे प्यार से बात नहीं करता तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। समझो मुझे नहीं होता ऐसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो जैसे ये बात समझो एक है आपके दिमाग, आपको ऐसे लगता है तो अच्छा, पहली बार ऐसे कब हुआ था जब मुझे किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया था और उस पर मुझे बहुत गुस्सा आया था। पहली बार ऐसे कब हुआ था कि किसी ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात हुई की थी और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। पहली बार ऐसे कब हुआ था कि किसी ने ऐसा कुछ कहा और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। मतलब जो जहाँ पे आप रिएक्ट होते हो वो सारी चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसको बैक ट्रैक करना पड़ेगा और फिर वहां से मतलब याद करके एक्चुअली उसको प्रॉपर मेडिटेशन करके वो करना पड़ता है। और एक बार में नहीं जाते हैं मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक्स को जाने के लिए काफी मेहनत लेनी पड़ती है। हाँ, लेकिन कंटिन्यूअस अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं ना, डेली मेडिटेशन करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड। बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस क्यों होते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इसमें अगर तालमेल नहीं हुई, क्योंकि अगर आप मेडिटेट नहीं करते ना तो एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड का और कॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि कॉन्शियस बहुत अलग लेवल पे काम करता है और सबकॉन्शियस बहुत अलग लेवल पे काम करता है। और सबकॉन्शियस जो है कॉन्शियस का एक सर्वेंट है, एक सर्वेंट की तरह। मतलब जो हम कमांड देंगे, जो हुक्म मेरे आता वैसे वो करेगा। अगर आप बोलोगे अरे मैं तो हमेशा लेट ही हो जाती हूँ, तो वो उसको एज अ कमांड लेता है कि अच्छा मेरे बॉस को लेट होना है, तो वो क्या करेगा, अगर आप टाइम पे भी जा रहे हो ना, बीच में पुलिस पकड़ लेगा, रास्ते में कुछ काम चल रहा होगा, तो कैसे भी करके वो आपको लेट कराएगा। तो सबकॉन्शियस जो है वो आपकी हर जो थॉट है उसको एज अ कमांड ले लेता है, मतलब जो कंटिन्यूअस आप ये करते हो। तो ब्लॉकेज आइडेंटिफाई करने के लिए बैक ट्रैक करना, दैट इज द ओनली वे। Once you analyze, then you have to meditate, go back, and then you have to release those blocks by forgiving people, or you have to give the proper reason to yourself. आपको व्हाई बताना पड़ेगा, व्हाई कि मुझे अगर इसको माफ करना है तो क्यों माफ करना है। मतलब जनरली हम जो बोलते हैं ना, इसकी इस गलती को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, तो क्या हो गया, पकड़ के रखा ब्लॉक बन गया। जो भी चीजें हैं जिसको आपने पकड़ के रखा है वो ब्लॉक के फॉर्मेट में आपके माइंड में होती है। जैसे घर की सफाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ की क्लीनिंग कब की थी, तो वो क्लीनिंग जब तक नहीं होती है, सबको तभी के तभी लेट गो करना पड़ता है। अगर लेट गो नहीं किया, एक्चुअली बोलते हैं ना कि फॉरगिवनेस ट्राई करो, ग्रेटिट्यूड ट्राई करो, तो ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने की ही एक टेक्निक है, मतलब ब्लॉक रिमूवल की। तो जब तक आप लोगों को माफ नहीं करते हैं, जो पकड़ के रखा है उसको छोड़ते नहीं, तब तक वो ब्लॉक के फॉर्मेट में रहेगा। और जब तक वो ब्लॉक के फॉर्मेट में है तब तक वो आपको पेन देता रहेगा। फिर वो पेन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। आप रिएक्ट करोगे, और रिएक्ट करने से क्या होता है, एंगर, कोई एंगर में आ गया तो ऑफ कोर्स गलत बात बोलेगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, तो फिर वो स्पॉइलिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस। तो ये पूरी प्रोसेस है ब्लॉक आइडेंटिफाई करने की, एनालाइज करने की एंड फिर उसको क्लीन अप करने की। So, like in this, these situations that if we talk about, they are like multiple situations. So, how do we come up with? For example, if somebody stops me in between while I'm explaining something, I get irritated. If somebody is stopping if I'm working on something important, and if anyone disturbs, I get irritated. If suppose I'm listening to this video and suddenly my mom said something, I get irritated. So these are like three different situations, but but the feeling is same.
So it's the same feeling. You have to work on your irritation. So irritation is the only one block. Feelings is, of course, there will be multiple situations. In every one emotional feeling, you'll have thousands of situations that we don't have to work. We have to work on one thing at a time. So irritation is the one thing. Okay, so first you have to go and analyze when it was started or how it was started. Okay, where I get more irritated, where is my intensity is highest, so that you have to identify first. जहां पे हाईएस्ट इंटेंसिटी है वहां से काम करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसी सिचुएशन, जब मुझे कोई इन बिटवीन मैं बात कर रही हूँ तब मुझे डिस्टर्ब करता है, तब मुझे ज्यादा गुस्सा आता है, तो मुझे पहले इसके ऊपर काम करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपरली मैं गाइड कर सकती हूँ कि देखो ये होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, मतलब उसका एक हम रिचुअल फॉलो करेंगे। एंड दैट्स बाय यूजिंग स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स आल्सो यू कैन एक्चुअली इम्प्रोवाइज। बट on the spiritual level, on the psychological level, you have to just keep track and work on it कि अच्छा पहली बार कब हुआ था, कहाँ से आया होगा। तो पहले एक हफ्ता पीछे जाओ, फिर एक महीना पीछे जाओ, फिर एक साल पीछे जाओ, ऐसे करके आपको थोड़ा सा उसके लिए समय देना पड़ेगा। अदरवाइज we don't remember let go. Yeah. If we are not able to remember when it happened the first time, मेडिटेट करना पड़ेगा। मेडिटेशन में जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो बबल अप हो जाएगा। डिस्टर्ब माइंड में याद नहीं आता है, आपको एक साइलेंट मतलब फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा, उस स्टेट में जाना पड़ेगा, तब जाके फिर वो पॉपअप हो जाएगा। जैसे अगर समझो पानी है और उसमें अगर किसी ने कंकड़ डाल दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो नीचे क्या है वो नहीं दिखेगा, तो फिर उसको सेटल होने देना पड़ेगा। तब हम अगर पानी में देखेंगे तो आप खुद का रिफ्लेक्शन भी देख पाओगे और पानी के नीचे क्या है वो भी देख पाओगे। तो उसके लिए जो आपकी कॉन्शियस लेवल है उसको पहले सेटल डाउन करना पड़ता है। कॉन्शियस लेवल जब सेटल डाउन हो जाती है तो फिर सबकॉन्शियस के अंदर क्या है वो पॉपअप होने लगता है और दिखाई देता है। तो वो मेडिटेटिव स्टेट में अगर आप जाओगे ना और समझो जिस क्वेश्चन के आपको आंसर्स चाहिए, यू जस्ट कीप ऑन आस्क योरसेल्फ। जैसे हम लोगों के साथ अभी जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, यही सवाल आपको आपके साथ पूछना है, अच्छा ये कब हुआ था, याद करने की कोशिश करो। और वो आपको फिर आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट, दिस इज फर्स्ट कि आपको खुद के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है। एंड द सेकंड पॉइंट इज यू हैव टू कीप ट्रैक ऑन योर थॉट्स। होता है ना कभी हम खाली शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कोई दिखता है फिर इसको कहीं ना कहीं देखा है, कहीं तो देखा है, और फिर जाके घर जाने के बाद दूसरे दिन हो सकता है नहाते टाइम पे याद आ जाए। तो जब हम एक्चुअली कंफर्टेबल स्टेट में होते हैं, जब हम नहाते हैं तो रिलैक्स होते हैं, जब वो पानी आता है ना तो वो एक प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो जनरली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, 2-3 चीजें हैं जो करते टाइम पे आपको प्योर एक तो क्रिएटिव आइडियाज आएंगे या फिर जो हम सवाल पूछा है उसका आंसर मिलेगा। तो थोड़ा सा आपको आपके जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसको एनालाइज करना शुरू करना पड़ेगा, आंसर्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और ऐसे कुछ नहीं है कि मेमोराइज नहीं हुआ तो नहीं क्लियर होगा, उस पर काम करना शुरू कर दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली हील होना शुरू हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो होता है, ऑटोमेटिकली होता है। सर्वेंट है, सबकॉन्शियस माइंड आपका सर्वेंट है, उससे जो पूछोगे वो सवाल आपको उसका आंसर लाके ही देगा 101%। ओके, ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी और को कुछ पूछना है अब तक हमने जो देखा उसमें, या आगे बढ़े? नहीं ठीक है जी, आगे चलिए। ओके, तो मुझे लगता है ये वाला जो स्लाइड है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक कलर थेरेपी को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी हमने लिया है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या लिखा है। कलर थेरेपी इज नाउ यूज्ड एक्सटेंसिवली। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है हिस्ट्री में भी आता है कि कौन से डिसीज पे ये काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ये थेरेपी जो है वो यूज में आता है। तो एशिया, यूरोप, अमेरिका, ये सारे जगहों पे इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज करते हैं कलर थेरेपी को। एंड ऑफकोर्स ये फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे काम करते हैं। तो जो मेजर डिसीज है जिसमें हमें कलर थेरेपी का एडवांटेज मिल सकता है वो है अस्थमा, आर्थराइटिस, नर्वस एंड मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, स्किन डिसीज, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स, देन ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम, फीवर, रोमेटिज्म, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है वो आपको कलर थेरेपी से मिल सकते हैं। तो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी आप इसको यूज कर सकते हो। अब रिकवरी में भी बहुत ज्यादा फास्ट रिकवरी होती है। अब यहाँ पे एक वाकया उन्होंने दिया है कि एक
बहुत ही यंग लड़की थी और उसके मतलब बहुत ज्यादा बर्न हो चुकी थी। ऐसे बर्न्स जो जनरली रिकवर नहीं होते हैं। तो एक होम्योपैथ डॉक्टर था जर्मनी में और उन्होंने उनके ऊपर कलर थेरेपी यूज की। तो वो कलर थेरेपी एक पर्टिकुलर कलर जो है वो वॉल की जो वार्ड का उनका वॉल है जहाँ पे उनको रखा गया था ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको एक पर्टिकुलर कलर से उन्होंने ये किया, पेंट किया। एंड वो जो ब्लू लाइट है हीलिंग के लिए जो यूज होता है, उस ब्लू लाइट का जो प्रभाव है वो इतना प्रभावशाली रहा कि जो स्कार्स जनरली नहीं जाते हैं बर्निंग के, बहुत ज्यादा बर्निंग होने के बाद जो स्कार्स नहीं जाते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही रह जाते हैं, वैसे वाले स्कार्स भी जो है वो उनमें बहुत हद तक रिकवर हो चुके थे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैजिक था जिस टाइम पे उन्होंने इस थेरेपी का यूज किया। तो रिकवरी के लिए जनरली जैसे ऑपरेशंस के बाद, इलनेस के बाद, एक जहाँ पे कोई पर्सन, मतलब समझो कोई ओल्ड पर्सन है जिनको हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनका कमरा है, तो उनके कमरे को आप एक पर्टिकुलर कलर से डेकोरेट कर सकते हो, वहाँ पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स रख सकते हो, एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस रख सकते हो, एक पर्टिकुलर म्यूजिक रख सकते हो एंड कलर। मतलब ये 2-3 चीजें अगर आपने अलॉन्ग विद कलर्स अगर म्यूजिक का यूज किया, स्मेल्स को ऐड किया ना, तो रिकवरी और फास्टर हो जाती है। जैसे एरोमा थेरेपी में एरोमास का यूज करते हैं एंड म्यूजिक थेरेपी में म्यूजिक का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा लाइट म्यूजिक, इवन ये जो रिलैक्सिंग म्यूजिक्स वगैरह है ऐसे अगर चलते रहे, इवन कुछ लोग मंत्रा जो है चैंटिंग रहता है तो वो चलता रहता है, उससे भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, मतलब जो स्पेस में निगेटिविटी है, एयर में निगेटिविटी है, वो बर्न आउट हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी जो एनर्जीज है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो कलर से जो रिकवरी वाला ये है वो यहाँ पे एक बताया गया है जर्मनी का एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कलर का क्या असर होता है। तो यहाँ पे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है हमारे, सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कहते हैं कि सॉल रहती है अपने आंखों के पीछे, मस्तिष्क के बीच में जहाँ पे सॉल है, वहां पे अगर नीचे हम पीछे जाएंगे तो वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आपका सॉल रहता है, जनरली वो उसकी प्लेस है। तो ये ट्रैवल लाइट जो है वो डायरेक्टली वहां पे ट्रैवल कर सकता है और आपकी जो पूरी सिस्टम है जिसको चक्रा सिस्टम हम कहते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ऑफ कोर्स ये जो सिस्टम्स है ये आपके मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करती है और आपके हार्मोन स्टिमुलेशन पे भी अफेक्ट करती है। तो ये पूरा जो अफेक्ट है ये कलर की वजह से, ये सारी जो स्टिमुलेशन के सिस्टम है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम बोलो, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिस्टम बोलो, आपके हार्मोन्स का प्रोडक्शन बोलो, ये सारी चीजें जो है वो स्टिमुलेट करती है कलर्स से। तो कलर्स का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ये सारी सिस्टम्स पे। Then colored light also causes calcium and phosphorus to be more readily utilized, and pathological blood sugar is diminished without any disturbance to normal blood sugar। मतलब जो पैथोलॉजिकल टेस्ट में लिखाता है ना, शुगर हाई हो गई, कम हो गई, जो भी है, तो वो सारी चीजें भी आप ट्रीट कर सकते हो। मतलब कलर से ब्लड, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी ठीक हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फोरस जो है उसको भी आप रेडिली ठीक कर सकते हो। तो ये सारे इफेक्ट जो है वो कलर से आपकी बॉडी में डायरेक्टली दिखाई देते हैं। देन जैसे कुछ कलर्स का दिया हुआ है, जैसे ऑरेंज या रेड कलर आप देखोगे तो ये हीट प्रोड्यूस करने वाले कलर है, जो क्या करते हैं, रिलीव्स congested conditions, the lymphatic status is reduced, then causing blood vessels to dilate, resulting in increased blood supply। तो क्योंकि जो आपके ब्लड वेसल्स ये हो जाए, कॉम्पैक्ट हो गए, उसको थोड़ा सा वो डायलेट करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो आसानी से होना शुरू हो जाता है। तो ये जो रिलीफ है, जहाँ पे भी कहीं ना कहीं कॉन्जेशन है, कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है, उसको वो रिलीज कर देते हैं, रेड एंड ऑरेंज कलर। एंड उसकी वजह से क्योंकि वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो जो सप्लाई है वो आसानी से होने लगता है। तो जहां जहां पे ब्लॉकेजेस है उसको भी वो क्लीन कर देता है। ऑन द अदर हैंड, द कूलिंग ब्लू वेवलेंथ रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर as the supranal are depressed while the thyroid gland is stimulated। जैसे रेड और ऑरेंज की हमने प्रॉपर्टीज देखी कि वो हीट की तरफ जाते हैं, वैसे ही ब्लू जो है हम बोलते हैं ना फीलिंग ब्लू, तो ये जो फीलिंग ब्लू है मतलब थोड़ा डाउन है ना, कूलिंग की तरफ जाता है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। तो जहाँ पे थायराइड ग्लैंड वगैरह है उनको कूलिंग इफेक्ट की जरूरत होती है, जहाँ पे डिप्रेस्ड वाली फीलिंग आती है तो वहां पे ब्लू कलर होता है। देन कलर इफेक्ट ऑन आवर मेंटल बॉडी टू, certain color like blue can calm our mind, while others like certain shades of yellow can stimulate mental activity। जैसे ब्लू को कामिंग इफेक्ट देता है, वैसे ही अगर येलो है तो वो आपके जो मेंटल एक्टिविटी को है वो स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है।
जैसे आप वो जेरोक्स वाला देखते हो येलो कलर का एकदम से साइन कहीं से भी एकदम से दिख जाता है, तो आपकी मेंटल एक्टिविटी अच्छा ये यहाँ पे ये है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर देती है। Then the effect of color however does not end when we close our eyes. Eyes बंद करने से कलर का इफेक्ट बंद नहीं होता है। कलर हम हमेशा काम करते हैं, चाहे आप खुले आंखों से देखो, चाहे आप उसको बंद आंखों से महसूस करो, या फिर तो आप उसको देखो ही ना। देखो ही ना मतलब जैसे जो मैंने बोला कि विजिबल स्पेक्ट्रम के ही कलर हम देख सकते हैं, लेकिन जो विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है लेकिन वो कलर्स है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं और वो भी हमें डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो ये सब इफेक्ट्स है कलर के। और भी कुछ इफेक्ट है कलर के, जैसे कलर इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन, है ना, एक वो हमारे स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, देन अफेक्टिंग एवरी सेल इन आवर बॉडी एज ऑल सेल्स आर लाइट सेंसिटिव, सो कलर वाइब्रेशन अफेक्ट्स देयर ग्रोथ एंड बिहेवियर कॉजिंग फाइन बायोकेमिकल चेंजेस टू टेक प्लेस। अभी पूरी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी है ना। सेल्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? ये अपने जो 5 है, प्रोटीन, विटामिन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, ये जो है अपने न्यूट्रिएंट्स है जो सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब जैसे ये कलर की बात आती है, तो पर्टिकुलर टाइप के सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए भी, मतलब अगर समझो किसी को वेट लॉस के लिए काम करना है तो उसके ऊपर भी क्रोमोथेरेपी अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। अभी जैसे हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, सिंपल से चेंजेस, जैसे छोटे बच्चे हैं खाना नहीं खाते, उसमें चेंजेस करना है, कलरफुल प्लेट को यूज करो, प्रॉपर उसके प्रपोर्शंस को यूज करो, उसके शेप्स में थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाओ। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो इफेक्ट करती है हम पे। तो जैसे अभी मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है वेट लॉस का, तो उसमें क्रोमोथेरेपी हमें स्पेशली दिया हुआ है, जहाँ पे हमें कलर्स, प्लेट्स के कलर्स चेंज करने के लिए बोला गया है। फिर हम जो खा रहे हैं उसमें जो सुपर फूड हमें लेते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसपे जैसे ग्रीन का फेज चल रहा है तो within that phase we have to just intake green, orange का phase चल रहा है we have to intake orange. So in this way actually different kind of phases goes. So ये सारे इफेक्ट डायरेक्टली अपनी बॉडी पे होते हैं। अब कहाँ काम करना है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसके बेसिस पे हम उस कलर का पर्टिकुलर यूज करते हैं। Then color therapy is particularly useful as a preventative medicine. अगर आपको मतलब ये क्योर तो कब होगा जब प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आने से पहले ही हमें उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए भी हम कलर थेरेपी का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ कलर का हमारे ऊपर का इफेक्ट। और है एक स्लाइड, कलर लाइट कॉजेज एंटीबॉडीज टू बी स्टिमुलेटेड thus increasing the resistance to bacterial disease or disturbance. तो एंटीबॉडीज को बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस करता है, रेजिस्ट करता है, उसकी वजह से फिर प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जैसे अभी कोरोना इतना चल रहा है और, तो इसको भी ओवरकम करने के लिए कलर के कुछ उपाय हैं कलर थेरेपी में, वो स्टिमुलेट कर सकते हैं हम, कि हम हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें। Then not only do we take the colored light through our eyes, skin, we also draw in light energy through a system of body energy center known as chakras, which are directly linked to our nervous system. तो जैसे पूरी नर्वस सिस्टम यहाँ से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस कॉर्ड पे वो सारे सेंटर्स है, एनर्जी सेंटर्स, और हर एनर्जी सेंटर का जो है एक पर्टिकुलर कलर है। और वो कलर मतलब समझो अभी थ्रोट चक्रा जो है वहां पे अगर ब्लॉक है या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो थ्रोट चक्रा का जो कलर है हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा अभी इस चक्रा को बैलेंस करना है, इस चक्रा को बैलेंस करना है, तो उसका कलर क्या है, उसका एक कलर के साथ ना एक उसका ये भी होता है कि एक पर्टिकुलर ऐसे अलग अलग साउंड आते हैं, एंड उस पर्टिकुलर साउंड से हम उसका मेडिटेशन करते हैं एंड उस कलर को विजुअलाइज करते हैं, तो भी फिर वो बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है। तो फिर कौन से कलर का चक्रा है, जो चक्रा ब्लॉक है, तो कौन सा वो कलर है जिसमें काम करने की जरूरत है, फिर उसका विजुअलाइजेशन। तो मेंटल विजुअलाइजेशन बताते हैं, फिर पहनने में हम उस कलर को यूज करें, फिर दीवारों पे हम उस कलर को यूज करें, तो वो जो है उस कलर की फ्रीक्वेंसी को हम कंटिन्यूअसली अगर यूज करते हैं, तो फिर वो जो एनर्जी जहाँ पे ब्लॉकेज है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिकवर होने लगता है, एंड वो जो ब्लॉकेज है वो बैलेंस में आने लगता है। सो दिस इज हाउ कलर अफेक्ट अस।
Then we are coming on to the next topic, that is philosophy of color therapy. अब इसके पीछे की फिलोसॉफी क्या है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, बिलीव कैसे हुए, फिर क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे. अब as with many other complementary medicine, color therapists believe that a person, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एक पर्सन जो है ये सिर्फ बोन मसल और टिश्यू का बना हुआ नहीं है, हम उसको एज अ होल बीइंग करके लेते हैं, क्योंकि हमें उसका जो सॉल है, सन है, हम कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर एक सॉल है जो बिल्कुल जो सॉल है उसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल वो इटर्नल है, वो कभी मतलब यहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एंड ऑल, और उसकी जर्नी जो है वो काफी लंबी है. वो सारी जो प्रॉपर्टी जो हम सॉल के बारे में और सॉल की जो प्रॉपर्टीज है उसको कंसिडर करते हैं. कुछ लोगों को ये सारी चीजें जो है उस पर बिलीव नहीं होगा या फिर वो उसको नहीं मानते होंगे, क्योंकि जनरली ये जो अपना फिजिकल वर्ल्ड है यहाँ पे साइंस को ज्यादा माना जाता है. मतलब अभी जो प्रभाव है वो साइंस का प्रभाव है, तो साइंस के प्रभाव में हमें जो चीजों के प्रमाण दिखते हैं उन चीजों को हम मानते हैं, और जिन चीजों के हमें प्रमाण नहीं दिखते उन चीजों को हम नहीं मानते. लेकिन ये जो स्पिरिचुअलिटी की बातें हैं कहीं ना कहीं उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एक्चुअली वो वर्क भी होती है, उसे हम महसूस भी कर सकते हैं एंड वो एक्चुअली है वैसा. लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ये जो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें हैं वो मेरे साथ या फिर ये सारी चीजों के साथ इतना सहमत ना हो, तो उसके डिटेल्स में जितना आप सहमत हो उतना आप समझो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है और उसके अंदर हम जितना जाते हैं उतना वो डेप्थ जो है वो बढ़ता जाता है. तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है. आपको जहां तक लगता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, वहां तक आप बिलीव करो. जहां आपको लगता है कि नहीं, अब मुझे ये ट्रस्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा, तो नहीं करो, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज वॉट एवर थिंग्स हैज बीन टोल्ड हियर, दैट मीन्स इस कोर्स के अंदर एटलीस्ट जितनी चीजें आपको दी हुई है वो सारी साइंटिफिकली प्रूव चीजें हैं. मतलब उसका अस्तित्व, जैसे पहले तो क्वेश्चन मार्क था कि हम क्या रियली सॉल है, स्पिरिट है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. तो फिर उस एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने कर्लियन आपको फोटोग्राफी के बारे में बताया, तो कर्लियन फोटोग्राफी में क्या होता है कि जैसे ऐसे पेशेंट की जो, जैसे अभी ये दम तोड़ने वाले हैं, मतलब इनका अभी देहांत होने वाला है, उन्होंने ऐसे पेशेंट्स के ऊपर फिर रिसर्च किया. अभी आपको पता होगा कि कोई भी रिसर्च जब होता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब प्रोटोकॉल होता है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होती है कि उसके लिए इतना रेशो लेना पड़ेगा, इतने लोगों पे उसका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा. जैसे हम पीएचडी करते हैं, जैसे अभी मैं डॉक्टरेट हूँ, हमने पीएचडी किया तो हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे करने के लिए हमें एक सैंपल साइज देना पड़ता है, एक पॉपुलेशन डिफाइन करना पड़ता है, फिर वो सैंपल साइज के ऊपर हमें काम करना पड़ता है ना. तो वैसे ही जब रिसर्च होता है, जब हम कहते हैं कि ये रिसर्च से प्रूव हुआ है, साबित हुआ है, तो उस टाइम पे वो सारे प्रूफ देने पड़ते हैं. अभी फिर उन्होंने समझो एक सैंपल साइज लिया, एक 100 पेशेंट है ना, तो फिर ऐसे एक 100 लोग वो लेंगे जो अभी उनकी जान जाने वाली है, और फिर वो कर्लियन फोटोग्राफी लेते हैं. जाने से पहले, मतलब जब तक उनके बॉडी में वो जान है, तब तक क्या होता है कि वो जो पूरा लाइट है, ऑरा है, वो दिख रहा है, और यहाँ पे वो जो छोटा सा लाइट है वो दिखता है. और the moment they just leave this body at that moment of time, जब उन्होंने इस बॉडी को छोड़ा, उसी टाइम पे फिर से दूसरा फोटोग्राफ लेते हैं, तो बाकी सब ऑरा वगैरह जो है वो वैसे ही रहता है, वो धीरे धीरे जाता है. मतलब एक पूरा 4-5 घंटे का टाइम उसको लगता है कि बाकी की जो ऑरा में जितनी भी लाइट्स है, जितनी भी एनर्जी है, वो सारी जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है. लेकिन यहाँ का जो लाइट है वो तुरंत गायब हो जाता है, तुरंत, विद इन अ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड. तो कंटिन्यूअस वो फोटोग्राफ लेते रहते हैं, और वहां पे एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसी आती है कि अभी वो लाइट था और अभी वो लाइट नहीं है. तो अगर वो इन जनरल बाकी की चीजों के जैसा रहता था तो फिर वो भी धीरे धीरे जाता था, लेकिन क्योंकि वो सॉल है तो उसकी वजह से वो तुरंत गायब हो जाता है. तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे बोली गई है, कहीं ना कहीं वो प्रूफ के साथ और कुछ ना कुछ फैक्ट्स के साथ दी हुई है. तो इवन दो यू आर नॉट बिलीविंग, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब सेकेंड पॉइंट है, कलर थेरेपिस्ट रिकॉग्नाइज दैट व्हाइल वी मे हैव द सेम इलनेस एज समवन एल्स. जैसे समझो किसी को एक पर्सन है, उसको सर्दी खांसी हुई है, मुझे भी सर्दी खांसी हुई है, डॉक्टर के पास जाएंगे, हो सकता है डॉक्टर मुझे सेम दवाई दे, उसको भी सेम दवाई दे, लेकिन दैट इज नॉट द केस, बिकॉज दैट पर्सन इज डिफरेंट, आई एम डिफरेंट, माई बॉडी इज डिफरेंट, हिज बॉडी इज डिफरेंट.
तो वैसे तो जनरली कॉज डॉक्टर पूछते हैं, और हर किसी को वो अलग अलग दवाई भी दे सकते हैं, इवन आपको भी वो अलग अलग दवाई देंगे। जैसे आप अलग अलग सिचुएशन पे जाएंगे तो आपको बोलेंगे आपने कुछ ट्रैवल वगैरह किया क्या, कुछ ठंडा खाने में आया क्या, कुछ खट्टा खाने में आया क्या, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको पूछेंगे। एंड उसके हिसाब से इवन सेम डिसीज है, अलग अलग मेडिसिन मिलेगी, सेम डिसीज दो डिफरेंट लोगों को है तो भी अलग अलग होगा। तो ये जो है हर पर्सन यूनिक है, हर पर्सन की जो ओवरऑल वेलबींग है वो भी अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक चीज एक के लिए काम करेगी, हो सकता है दूसरे के लिए वो काम ना करे, है ना। तो फिलोसॉफी में उसको एज अ कंप्लीट पर्सन हम ट्रीट करते हैं। तो ये है होल पर्सन वाला कंसेप्ट। देन वी नीड टू नो अबाउट मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ क्लाइंट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग हिज स्पिरिचुअल नेचर। मतलब तीनों चीजों को आपको देखना पड़ता है जब आप उस पर्सन को ट्रीट करते हो एज अ थेरेपिस्ट। कलर थेरेपिस्ट हो चाहे आप कोई भी दूसरे अल्टरनेट थेरेपी में हो, तो पहले तो आपको उसकी इमोशनल स्टेट, उसकी मेंटल स्टेट एंड उसकी फिजिकल स्टेट, तीनों को आपको कंसिडर करना पड़ता है एज अ होल पर्सन। एंड जब उसकी स्टेट आपको पता चलती है, कॉज एक्चुअली जो दिखता है वो नहीं होता है, उसके पीछे कुछ तो ऐसी चीज होती है। जैसे आपको अगर समझो कभी थोड़ा पेन हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है कि बहुत ज्यादा बॉडी दिखा रही है कि नहीं अभी होगा ही नहीं, जो हम ट्रैक करते रहते, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड है कि अरे बाप रे बहुत ज्यादा मैं थक गई हूँ, अब मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन वो आराम नहीं मिल रहा है क्योंकि रेगुलर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी वजह से बस चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर एक स्टेज आएगी जहां पे आपकी बॉडी आपको बोलेगी कि नहीं, नाउ स्टॉप एंड टेक रेस्ट। तो आइदर कभी कभी कुछ लग जाएगा, कभी गिर जाएंगे, या तो फिर कुछ बुखार हो जाएगा, फिर टेक रेस्ट। एंड दैट्स हाउ your subconscious will give you certain kind of signs, and that's how your body will make whatever your body want to communicate you. So this is what is the signs your body will give you. You need to understand what your body wants to communicate with you through all these kind of symptoms. तो फिलोसॉफी में सबसे पहले यही एक फिलोसॉफी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पर्सन को एज अ होल पर्सन कंसिडर करना है। अब कुछ और फिलोसॉफीज हैं जहां पे कलर हीलर लुक फॉर द कॉज ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम, है ना। जैसे मेडिसिन देते हैं तो जैसे डॉक्टर आपको सिम्टम्स पूछते हैं, वैसे कलर थेरेपिस्ट को भी पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, जो दिख रहा है वही प्रॉब्लम है या फिर इसके पीछे और कोई कॉज है। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड तब जाके आपको उसके सिम्टम्स को ट्रीट करना पड़ेगा। देन दूसरा एक फिलोसॉफी है, द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोस्ट पीपल हैज आल्सो टू बी चेंज्ड। Too often when we get ill, we go to doctor expecting him or her to give us some medicine to make us better. We are handing over responsibility, ये भी मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि हम जनरली जाते हैं डॉक्टर के पास, बोल देते हैं कि भाई तुम मुझे ठीक करो, लेकिन अपने आप को भी अपना खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है, ये फिलोसॉफी में बोला गया है। देन फिलोसॉफी कहती है many problems are caused by our lifestyle which involves stress, lack of exercise, poor diet, negative thoughts and actions. These are things we need to change for ourselves. Therapists are there to help us find out what area in our life needs to be changed. डॉक्टर को इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी लाइफस्टाइल को पहचाने, आप क्या कर रहे हो उसको जाने, है ना। आपके लाइफ में एक्चुअली कौन सी चीज है जो ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, कौन से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ज्यादा परेशान रह रहे हो, ये वाली चीजें जो है डॉक्टर डिस्कस नहीं करेगा। तो उस टाइम पे आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी, और थेरेपिस्ट आपकी सारी चिंताओं को, प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करेगा क्योंकि आप उसको एज अ कंपेनियन आपकी बातें शेयर करोगे, एंड जब आप ये शेयर करोगे तो उसको भी समझेगा, एंड दैट्स हाउ यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज। ठीक है। देन मैक्सिमम प्रॉब्लम, अगर कोई भी डिसीज है, इलनेस है, सारे प्रॉब्लम अपनी लाइफस्टाइल से आते हैं। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना, सही खाना खाना, सही समय पे खाना, प्रॉपर एक्सरसाइज देना और प्रॉपर रेस्ट लेना, ये 4 चीजें हैं, ये आपको आपके वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। जनरली एक रिसर्च किया गया है, वहां पे ये भी पता चला कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं कि भाई भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सारे मतलब देखा तो उसमें से 84 to 90% people were those who is already having some kind of disease or problem, and because of that actually doctor has suggested कि आपको वॉक करना ही है, आपको एक्सरसाइज करनी है, उसकी वजह से वो एक्सरसाइज करें। जब आपकी बॉडी हेल्दी है, फिट है, तब आप एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो क्योंकि अभी तो हेल्दी है ना,
फिटनेस के लिए आपने एक्चुअली ये सारी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है एंड उस लाइफस्टाइल को अपनाना जरूरी है. सो दैट्स व्हाट एक्चुअली द थेरेपिस्ट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल योर क्लाइंट इज currently pursuing. Then color is particularly good for identifying problem areas in our life and helping us make the necessary changes. ओके, तो कलर थेरेपी की और बहुत ज्यादा ये बड़ा दिख रहा है. इसमें क्या है, इलनेस, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एंड उसको एक्चुअली हमें ट्रीट करना है. ये वाली जो पीपीटी है मैं आपको दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बहुत ज्यादा थ्योरी दिख रहा है तो मैं आगे बढ़ रही हूँ. अपने पास अभी 8 मिनट है, तो सटल बॉडीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये लेसन नंबर 3 में दिया है शायद सटल बॉडीज के बारे में. तो जो सटल बॉडीज है उसमें फिजिकल बॉडी, देन आता है एथरिक बॉडी, देन आता है इंटरफेस, देन आता है इमोशनल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड फाइनली आता है सोल. तो ये सटल बॉडीज जो है ये 7 डिफरेंट लेवल पे हमारे मतलब ऑरा में इर्द गिर्द हमारे पास रहती है. हमें लगता है कि हमारी फिजिकल बॉडी ही बॉडी है, लेकिन नहीं, 6 और बॉडीज है. तो एक्चुअली जब कोई भी डिसीज आना होता है तो पहले वो सटल बॉडीज में आता है, डायरेक्टली नहीं आता. अभी आप देखो कोई भी जो क्रॉनिक डिसीज होता है, क्रॉनिक डिसीज जो है वो सालों तक अगर आप उस टाइप की एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस रखते हो, मतलब जनरली जो निगेटिव सोचने वाले, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले, कैंसर जहाँ पे जिनको कैंसर हुआ है या फिर ब्लॉकेजेस हुए हैं, हार्ट के प्रॉब्लम जनरली जिनको प्यार नहीं मिलता है या फिर वो प्यार के लिए मतलब तरसते हैं, तो उन लोगों के लिए जिस टाइप की उनकी सोच होती है उस टाइप के उनके डिसीज डेवलप होते हैं. लेकिन ये डायरेक्टली फिजिकल बॉडी में नहीं आते हैं, वो पहले इन बॉडीज में आते हैं. 7 जो अपनी सटल बॉडीज है उसमें आते हैं. और ऑरा का अगर आप आपके ऑरा को चेक करोगे तो ऑरा में वो दिख के आता है. समझो मेरा जो ऑरा निकाला उसमें समझो थ्रोट पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मतलब वहां पे कलर जो है वो डार्क लग रहा है, यानी कि अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ सालों में कि उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाए या फिर कुछ और, मतलब ये मैंने एग्जांपल के लिए बताया. तो ये अगर आपने इस ऑरा को क्लींस कर दिया तो फिर उसके चांसेस बहुत कम है कि वो आपके फिजिकल बॉडी में ना आए. जनरली जो बड़े क्रोनिक डिसीजेस है वो बहुत लास्ट स्टेज में जाने के बाद हमें पता चलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा हर एक ऑर्गन जो है उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उससे वो 70-80 गुना ज्यादा काम करता है. तो इसकी वजह से जब तक उसमें 80% डैमेज नहीं होता है, 70 to 80% डैमेज जब तक उसमें नहीं होता है तब तक वो एक्सटर्नल आपको बताता ही नहीं है, वो खुद मैनेज करता रहता है. आपकी बॉडी की जो पॉजिटिव प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो लड़ती रहती है. लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि अपनी जो इम्यून है, अपनी जो पॉजिटिव सेल्स है, वही उस स्टेज पे ऐसे हो जाते हैं कि फिर वही अपनी बॉडी को दुश्मन समझने, मतलब अपने ही समझो हमारे सैनिक है, इंडिया के सैनिक, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है और इंडिया के सैनिक इंडिया को मार रहे हैं, मतलब वो वाली ऐसी स्टेज आ जाती है कि फिर वो मतलब इम्यून सिस्टम वाले जो पॉजिटिव सेल्स थे वो खत्म हो जाते हैं और फिर वो अपने ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते. तो ऐसी स्टेज आती है 80% उसको डैमेज होने के बाद, और तब तक वो जो स्टेज है वो बहुत आगे चली जाती है जब हमें पता चलता है. इसलिए भगवान ने तो हमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दी है, लेकिन उसकी हमें ख्याल रखना, उसकी अच्छे से चिंता करना बहुत जरूरी है. मतलब उसके लिए आपको पॉजिटिवली ये सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा एंड उसकी प्रॉपर टाइम पे केयर करना पड़ेगा. ओके, तो ये जो 7 बॉडीज है उसमें दिया है यूजिंग एनालॉजीज इज गुड वे टू गेन अ कंसेप्ट फॉर अ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड सब्जेक्ट. ओके, ये वाला एक सब्जेक्ट है जहां पे हम सटल बॉडीज देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. सटल बॉडीज में पहला समझो कंसिडर करते हैं फिजिकल बॉडी. तो दिस इज द बॉडी ऑफ मैटर. अब मैटर सबको पता है, जो जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर है. तो ये फिजिकल बॉडी जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द फिजिकल वाया आर 5 सेंसेस. हम ये आंखों से देखना, कानों से सुनना है और ये हमारे 5 सेंसेस है. ठीक है. देन हमारी आती है एथरिक बॉडी. एथरिक बॉडी इज अ डुप्लीकेट ऑफ द फिजिकल बॉडी with which is a channel information energies and stimuli into and within. Some refer to this energy as a life force energy. Etheric को life force energy भी कहते हैं. It is integrated into throughout the body physical and remains for the period of time after part of the physical. ठीक है. Then इसको frontal leaf effect भी कहते हैं. Then emotional body. Emotional body जो है उसको हम self descriptive in title होती है एंड उसको हम mental attitudes वगैरह इस टाइप में भी ले सकते हैं. तो emotional body के 2 पार्ट दिए उन्होंने. Physical sensation in the body arise from different emotions. For example, butterflies in the stomach,
ड्राई माउथ, म्यूजिक एंड रिलैक्सेशन और स्टिमुलेशन ऑफ डांस एंड ऑल। तो मतलब कुछ मेंटल चीजें हैं जिसकी वजह से फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे अगर किसी को गुस्सा आया तो होता है लाल आंखें हो गई, गला सूखने लगे, बहुत ज्यादा डर लग गया, पसीना आता है, गला सूखता है, बॉडी शिवर करने लगती है, बोलते समय स्टैमरिंग होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं एक्चुअली ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, उसकी वजह से होते हैं। लेकिन ये इमोशनल है, मतलब डर लगना ये इमोशनल है, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स है वो हमें हमारी फिजिकल बॉडी में दिखते हैं। देन मेंटल बॉडी थॉट क्रिएट वाइब्रेशन और रिपल्स विद इन द मेंटल बॉडी। तो ये मतलब थॉट्स ही सबसे एक्चुअली इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज को अगर जाना है तो कॉज है थॉट से ही सब कुछ है। क्योंकि जितना हम बात नहीं करते, किसी से बोलते नहीं, उतना हम थॉट क्रिएट करते हैं। एक दिन में हम कम से कम 50,000 से 60,000 थॉट हमारे क्रिएट होते हैं। अगर आप मेडिटेशन करने वाले पर्सन हो तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है, लेकिन अगर डिस्टर्ब माइंडेड पर्सन है तो ये 60,000 80,000 तक भी जाते हैं। मतलब एक मिनट में आप कितने थॉट क्रिएट करते हो, तो पूरे दिन में इतने थॉट आप क्रिएट करते हो। और जिस टाइप के थॉट आप क्रिएट करते हो उसमें 80-90% थॉट जो है वो सिमिलर होते हैं डेली बेसिस पे। तो जिस टाइप की आपकी थॉट प्रोसेस होती है, फिर उस टाइप की आपको या तो कोई बीमारी होगी या फिर आप बहुत अच्छे हैं तो वो आपके थॉट की वजह से है। सर्टेन काइंड ऑफ इवेंट्स को आप आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो तो उस टाइप का थॉट प्रोसेस है, उसकी वजह से ये इवेंट्स या फिर उस टाइप के लोग आपने अट्रैक्ट किए हैं। तो ये सारा जो है वो मेंटल कॉज, मतलब आपकी मेंटल बॉडी, थॉट प्रोसेस वाली बॉडी। देन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल बॉडी फिर से आती है साइकोलॉजी पे एंड फिजियोलॉजी पे। तो इसमें क्या है, एजोरेटिक अंडरस्टैंडिंग द मेंटल बॉडी इज फ्रीक्वेंटली सीन एज बीइंग कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट लेवल। फिर उसमें पहला लेवल है रिस्पॉन्सेस ऑफ द मेंटल बॉडी मैनिफेस्ट फिजिकली। अपने पास लास्ट 1 मिनट बचा है, इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे रुके हम आज के लिए। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, ये वाला मैं स्लाइड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बाद में हम आगे आने वाले सेशन में इसके बाद का देखेंगे, क्योंकि अभी काफी लेट हो चुका है एंड आई एम हैविंग अनदर सेशन आल्सो। ठीक है ना, ये वाली स्लाइड कंप्लीट कर लेते हैं, प्लीज कंफर्म। ठीक है ना, इसके बाद हमें ओके ज्वाइन करना है। यस मैम ओके फाइन ओके यस मैम है ना, हाँ ठीक है। तो अभी 1 मिनट बचा है, इस स्लाइड को मैं कंप्लीट करती हूँ एंड जो नेक्स्ट अपना सेशन होगा उसमें फिर हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे एंड जो आने वाले सेशंस हैं वो भी आप कर लेना। अभी आपको 3 सेशन मिले हैं, लेसन 1, 2 एंड 3। थोड़ा सा आज के सेशन होने के बाद एक बार उसको पढ़ लो। जो असाइनमेंट्स दिए हैं, असाइनमेंट आप जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख के फिर उसको आपको या तो फोटो निकाल के या स्कैन करके भेजना पड़ेगा, अगर आप डायरेक्टली हिंदी कंप्यूटर पे नहीं लिख सकते हो तो। और जो लोग इंग्लिश में ऑफ कोर्स लिख सकते हैं वो तो ईमेल कर देंगे। सिर्फ जिनका हिंदी का है तो उनका ये वाला आप मेथड यूज कर सकते हो। तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं मधु जी, ओके। मैम असाइनमेंट्स लास्ट में भेजने इन द एंड। हाँ, अभी फिलहाल आप सिर्फ तैयार करके आपके पास रखो, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके पास अभी रखना है। जब मैं जिस दिन मैं लास्ट सेशन भेजूंगी उसके साथ मैं इंस्ट्रक्शन भेजूंगी कि आपको कौन से ईमेल पे भेजना है, आपको उसका सब्जेक्ट लाइन कैसे लिखना है, उसके आपको रूल्स क्या फॉलो करने हैं। तो आपको उसको अटैचमेंट नहीं करना पड़ता है, उसको सबको कॉपी करके आपको पेस्ट करना पड़ता है। तो आप एक के नीचे एक ही डॉक्यूमेंट में सारे लेसन्स कर सकते हो। जब आप लिख रहे हो तो अलग अलग डॉक्यूमेंट की बजाय एक ही इसमें कर दो। यस, किसी ने हैंड रेज किया है, पूछो क्या पूछना है, यही पूछना था। मैम ये जो डिजीजेस एक्सेट्रा के जो लिंक्स